हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, लिख लीजिए टॉपिक का नाम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। मैं रियली आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सवाल, पता नहीं ये सवाल कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, आपके बोर्ड्स में कितनी बार पूछा हुआ है। जेके बोर्ड्स में तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है ये सवाल, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। तो बेटा इस सवाल को आपको अगर छोड़ के जा रहे हो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। भाई कुछ ना कुछ पता लगेगा, कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये मतलब इतने काबिल बन जाओगे अगर इस वीडियो को देख लोगे तो कुछ ना कुछ आप एग्ज़ाम में लिख ही लोगे। ओके, तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स, सिर्फ आपका क्या मोटिव होना चाहिए कि कुछ भी करके जितना मर्जी स्ट्रगलिंग स्टेज की हो ना हो, ये वीडियो देखनी है आपको, ठीक है ना। बस 1 घंटे की कहानी है, वो देख लिए 1 घंटे से आप पास हो सकते हो। तो बस आपको भी सोचना है, डिसाइड करना है कि 1 घंटे में आपको पास होना है या तो क्या, या तो नहीं होना है पास। बस ये वाली कहानी है। तो ये वाली वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, पहले मेरे को एक चीज़ बताइए कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स को, पहले सवाल का जवाब दीजिए। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को और क्या क्या नाम हम देते हैं, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये पहला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, इसके आगे मैंने इतने सारे क्वेश्चन मार्क डाल दिए कि बताइए कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स को और हम क्या क्या बोलते हैं। ओके, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम और क्या क्या नाम देते हैं, भाई जल्दी से बता दीजिए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं किसकी, ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। तो मेरे को एक चीज़ बता दीजिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को आप और क्या क्या नाम देते हो। 2 नाम बताइए मेरे को, ठीक है ना, 2 नाम जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से भाई, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये आपने पढ़ा हुआ है। आपने एक तो होगा नोबल गैसेस, नोबल गैसेस बोला होगा ग्रुप 18 एलिमेंट्स को। और दूसरा कौन सा बोला होगा, दूसरा आपने एक बार बोला होगा भी इनर्ट गैसेस। बताइए कमेंट बॉक्स में, यही चीज़ें बोली थी ना। या तो आप नोबल गैसेस बोल सकते हो या तो इनर्ट गैसेस बोल सकते हो। या तो आप ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हो, नोबल गैसेस बोल सकते हो या तो इनर्ट गैसेस, ये उसके दूसरे नाम है, ठीक है ना। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ये वाला तो मैंने आपको बहुत बार सवाल दिया भी हुआ टेस्ट में। वाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द नोबल गैसेस, वाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स और कॉल्ड द नोबल गैसेस, ये वाला तो मैंने बहुत बार सवाल दिया हुआ है। और इसका आंसर क्या है, सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या होता है, इसका बेस्ट आंसर ये होता है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, देखिए जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो भाई वो ना तो शेयरिंग करेगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है, ठीक है ना। दैट इज उस आउटरमोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। भाई बंदा स्टेबल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, शेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई वो बोलता है भाई मेरे को किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे को कोई फ्रेंड शेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर, इसको ज़रूरत नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। ऐसा देखो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला इट कंबाइंस विद, इट डज नॉट कंबाइन विद एनी एलिमेंट। मैंने क्या बोला, इट रिएक्ट्स विद ओनली फ्यू कंपाउंड्स। फ्यू 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 की वर्ड है भाई, फ्यू मतलब किसी के साथ तो करता ही होगा ना भाई, किसी के साथ तो करता ही होगा ना। नोबल गैसेस मतलब फ्यू उधर लिखा हुआ है, फ्यू फ्यू इज द कीवर्ड। ओके, फ्यू कीवर्ड है। इट मैंने क्या बोला, वैलेंस शेल उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्लीट है। तो दैट इज़ वाई इट, मतलब वो क्या करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी नहीं कर सकता है और लूज़ और गेन भी नहीं कर सकता है। अगर वो लूज़ और गेन भी नहीं कर सकता और शेयर भी नहीं कर सकता तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ, मतलब तो वो बहुत ही मतलब फ्यू कंपाउंड्स के साथ, बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है ना। बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा, वो भी बहुत ही खतरनाक कंडीशंस पे, अंडर सर्टन कंडीशंस। वो कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी होंगी, उन कंडीशंस पे। ऐसा नहीं कि आप
रूम टेम्परेचर में वो रिएक्शन करवा पा रहे हो। इतना सोखा नहीं है भाई इतना सोखा नहीं है, मतलब इतना इजी नहीं है। कोई कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, खतरनाक कंडीशंस, मतलब खतरनाक कंडीशंस मीन्स इन द सेंस कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं भाई, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए कि वाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स और कॉल द नोबल गैसेस। Why the group 18 elements are called the noble gases? They are called noble gases because their outermost shell is completely filled. That is, so it cannot lose or gain or share any electron with other elements. Therefore, it combines with only few elements. With only few elements under certain conditions. Under certain conditions. That is why they are called the noble gases. Noble gases क्या हो गया? ये क्या noble का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है कि महान, महान है भाई, ये महान है। ऐसा जितने देखिए पीरियोडिक टेबल आपका पूरा है, उधर ऐसा कोई भी इतना महान नहीं है कि वो बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा था। जैसे आपने क्लोरीन देखा Na सोडियम के साथ रिएक्शन करी, कैल्शियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करी, हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब मेजॉरिटी हर एक एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन कर सकता है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। खुद के साथ भी कंबाइन कर सकता है। CCl2 तो मतलब वो मॉलिक्यूल बन गया ना, तो वो उसके साथ कंबाइन करा होगा ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो भाई देखिए नोबल गैसेस महान क्यों है भाई, तो यही तो रीज़न है भाई। देखिए बहुत ही कम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे बंदे, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी किसने दिखाई? नोबल गैसेस ने। तो आपको नहीं लगता ये महान हो गए? ये डिक्शनरी मीनिंग से मैंने बता रहा हूँ, ऐसे पता नहीं इसका ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि महान, ठीक है ना, महान गैसेस, ठीक है ना, तो ऐसा। बट अभी देखिए दूसरी जो इधर है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का क्या मतलब है? इनर्ट का मीनिंग क्या होता है भाई? इनर्ट का मीनिंग होता है दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन। दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन भाई। इनर्ट का मतलब ही क्या होता है कि भाई स्टेबल है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट शोइंग एनी रिएक्शन। वो कोई भी किसी के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है भाई? रिएक्शन करना, ठीक है ना, रिएक्शन करना मतलब जुड़ना किसी के साथ, और ये किसी के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करता है। इनर्ट गैसेस किसी के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करते। अगर इनर्ट गैसेस किसी के साथ जुड़ने की कोशिश अगर नहीं करते तो मतलब वो क्या करेंगे? किसी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, तो आपकी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती ही क्या है कि मतलब एक दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना और आपका कोई नया कंपाउंड बना देना, ठीक है ना, न्यू कंपाउंड बना देना, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? पहले वाले एलिमेंट से क्या होंगी? डिफर करेंगी, डिफरेंट होंगी। तो अभी देखिए इनर्ट गैसेस क्या हो गया? इनर्ट गैसेस क्या हो गया कि मतलब वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन है, वो मतलब केमिकल रिएक्शन ही शो नहीं करती है भाई। आपने उसके साथ कोई एलिमेंट रख दिया तो वो उसके साथ रिएक्शन ही नहीं शो करती हैं। तो मेरे को पहले एक कमेंट बॉक्स में एक चीज़ रिप्लाई कर दीजिए कि अगर आपको कोई इन दोनों में से एक चीज़, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, इन दोनों को ये चीज़ें बोली थी, इनर्ट गैसेस भी बोला था और नोबल गैसेस भी बोला था। तो इनर्ट गैसेस भी बोला था और नोबल गैसेस भी बोला था। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ज़्यादा सही कौन सा रहेगा? नोबल गैसेस रहेगा कि इनर्ट गैसेस सही रहेगा? इसके लिए, इसको बताने के लिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को बताने के लिए कि ये भाई ये सही रहेगा कि नोबल गैसेस सही रहेगा कि इनर्ट गैसेस सही रहेगा? भाई जल्दी से बताइए कि अगर आपको बताना हो, कोई बेस्ट डेफिनेशन देनी हो, बेस्ट मतलब बोलना हो ग्रुप 18 एलिमेंट्स को, आप नोबल गैसेस बोलोगे कि इनर्ट गैसेस बोलोगे? भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। मैं इतनी देर तक कुछ और करता हूँ, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। नोबल गैसेस बोलोगे कि इनर्ट गैसेस बोलोगे? भाई जल्दी से बता दीजिए भाई जल्दी से। नोबल गैसेस बोलोगे कि इनर्ट गैसेस बोलोगे? कमेंट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई कर दीजिए कि नोबल गैसेस बोलोगे कि इनर्ट गैसेस बोलोगे। अगर जिस स्टूडेंट ने बोल दिया कि नोबल गैसेस, बेटा बहुत बढ़िया, नोबल गैसेस ही इनको बोलते हैं, इनर्ट क्यों नहीं भाई? देखिए कुछ ना कुछ एलिमेंट के साथ तो इन्होंने रिएक्शन शो करी ना, फ्यू एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना, अंडर सर्टन कंडीशंस। सर्टन कंडीशंस ये कीवर्ड है भाई, सर्टन कंडीशंस। बट इनर्ट का मतलब ही क्या है भाई? किसी के साथ केमिकल रिएक्शन ही शो नहीं करना, केमिकल रिएक्शन शो नहीं करना। अगर भाई केमिकल रिएक्शन ही शो नहीं करी तो आप क्या बोलोगे भाई? तो क्या हो गया? दैट इज़ वाई दे आर इनर्ट। और नोबल गैसेस क्यों? बिकॉज वो बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे अंडर सर्टन कंडीशंस, तो दैट इज़ वाई दे आर एक्टिंग, दे आर नोबल गैसेस। तो आप उसको इनर्ट गैसेस की डेफिनेशन को आप क्या करते हो? कट कर देते हो। अभी देखिए आप क्या बोलोगे? आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया क्या यार दिमाग ख़राब, पहले आप खुद ही बोलते हो ये वाली डेफिनेशन और फिर ही भाई कंट्राडिक्ट कर देते हो ये डेफिनेशन को। तो ये क्या है भाई? क्या मजाक है क्या कोई? अरे भाई मैं क्या करूँ भाई, देखिए जो जैसा है मैंने तो वैसा ही बढ़ाना ना। तो अभी देखिए इधर क्या है? एक्सेप्शंस है भाई। देखिए पहले क्या था? पहले जो बंदे थे
जो पुराने बंदे थे, उन्होंने देखा होगा कि भाई ये नोबल गैसेस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, तो उन्होंने क्या बोल दिया, नाम बोल दिया भाई, नोबल भी बोल दिया होगा, नो इनर्ट गैसेस भी बोल दिया होगा, महान गैसेस भी बोल दिया होगा, बिकॉज ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रही होंगी, और इनर्ट भी बोल दिया। बट ये आपको पता है भाई, साइंस क्या करती है, तरक्की करती है, तरक्की करती है, तरक्की करती है ना भाई। साइंटिस्ट क्या लगे हुए हैं ना दिन रात मेहनत करने के लिए, तो भाई वही है। तो जब उन्होंने देखा होगा कि जब वो इतनी मेहनत कर रहे होंगे, तो उन्होंने कोई कंपाउंड वगैरह कुछ मिल गया होगा, तभी उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ये रिएक्शन शो कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ कंपाउंड वगैरह दिखा होगा ना, तभी वो बोल रहे होंगे कि ये देखिए ये रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो ये चक्कर है भाई, बाकी कोई चक्कर नहीं है, तो यही यही सीन है, ठीक है ना। तो आप लोग चीज़ समझ लीजिए कि भाई ये वाला होता है, ये वाली चीज़ होती है, तो आप वो चीज़ समझ लीजिए भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए समझ आई कि नहीं है। तो भाई केमिस्ट्री इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, केमिस्ट्री इसीलिए बंदों के लिए बोझ हो जाती है, बिकॉज यार इधर पता क्या सीन होता है, सीन यही होता है कि देखिए कोई एक आधे वर्ड के चक्कर में बंदा मतलब बड़ा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए पहले आपने सोच लिया कि भाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स को नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अभी देखिए वो इनर्ट गैसेस की डेफिनेशन को हमने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, मतलब उसको बोल दिया कि उसको हमने बोल दिया कि इनर्ट गैसेस नहीं है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो भाई देखिए उसका रीज़न भी तो मैंने बताया कि भाई उन्होंने बोला था कि वो ये केमिकल रिएक्शन नहीं शो करते, बट जब तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, तो उन्हें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मिल गए, किसके किसके कंपाउंड्स मिल गए, नोबल गैसेस के। तो उधर से क्या पता लगा कि भाई ये रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो आपको इनर्ट गैसेस इसको बोलना सही नहीं रहेगा। तो अब अभी आप सिर्फ क्या बोलते हो, नोबल गैसेस बोलते हो, और नोबल गैसेस बोलते हो। नोबल गैसेस अगर बोलते हो तो क्या हो गया, नोबल गैसेस की डेफिनेशन क्या होती है, नोबल गैसेस की डेफिनेशन मैंने बता दी। मैंने कभी ऐसा आपको आज तक नहीं करवाया, मैंने सिर्फ ऐसा बोला था ना जैसे बोलते हैं, बट उसका रीज़न तो नहीं बताया। ये चीज़ तो बताई थी मैंने, वाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स और कॉल द नोबल गैसेस, ये तो नहीं मैंने बोला कि वाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स और कॉल द इनर्ट गैसेस, ऐसा नहीं बोला मैंने। बोला था भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, जल्दी से बोल दीजिए भाई, तो जल्दी से बोल दीजिए भाई। तो अभी देखिए हम अपने प्यारे से पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है ना, प्यारे से पीरियोडिक टेबल पे जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हो, ठीक है ना, उस पर आ जाते हैं हम, उस पर आगे हम। तो इधर देखिए आपने क्या क्या चीज़ पढ़ ली, तो इसको देखते हैं थोड़ा बहुत। इधर देखिए ग्रुप 15 पढ़ा, ग्रुप 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली, है ना। ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये वाली चीज़ें तो पढ़ ली। अभी देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स पढ़े, PCl3 पढ़ा, देखिए क्या क्या पढ़ा, PCl3 पढ़ा, PCl5 पढ़ा, P4O6 पढ़ा, P4O10 पढ़ा, है ना, ये सारी चीज़ें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े, नाइट्रोजन के क्या पढ़े, ऑक्साइड्स पढ़े, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और देखिए इनके बारे में हम इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करते, बिकॉज इनके ज़्यादा कंपाउंड्स वगैरह कुछ पाए नहीं जाते। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा, सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ा, ठीक है ना, सल्फर के हेलाइड्स पढ़े, HCl4 पढ़ा, HCl6 पढ़ा, सॉरी SF4 पढ़ा, SF6 पढ़ा, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऑक्साइड्स वगैरह पढ़े थे, है ना, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, बेसिक जैसे बेसिक ऑक्साइड्स पढ़े, मेटालिक ऑक्साइड्स पढ़े, एम्फोटेरिक सॉरी बेसिक ऑक्साइड्स पढ़े, एसिडिक ऑक्साइड्स पढ़े, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़े, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, ग्रुप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है ना। इधर क्या पढ़ा आपने, इधर वही चीज़ पढ़ा, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स पढ़े, भाई कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स पढ़े। तो उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि भाई ऑक्सो एसिड्स पढ़ा, किसके पढ़े, फॉस्फोरस के पढ़े, सल्फर के पढ़े, हेलोजेंस के पढ़े, ये सारी चीज़ें अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो अभी देखिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स देखिए ये है ग्रुप 18, क्या क्या है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है, ओके। ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, इन सभी के बारे में आपने चर्चा कर ली है। तो अभी इनकी कहानी रह जाती है भाई, इन्हीं के बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो भाई ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, इतने तगड़े रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। अभी भाई लेस रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, ये चीज़ समझिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले देखिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि कंसेप्ट की तरफ पहुंचने के लिए, ठीक है ना। फिर जब आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये कंसेप्ट है, फिर आपके लिए बच्चों का खेल हो जाता है भाई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ अभी देखिए दुनिया में जैसे कोई भी कंपाउंड था, जैसे इधर देखिए मैं इधर एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोडियम था, ये सोडियम है ना, तो इसने क्या करा था, Na था, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है ना, 11 है ना, 11 एटॉमिक नंबर।
तो उसने क्या कर दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या बन गया Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया ना, तो कॉन्फ़िगरेशन उसने किसकी पा ली, नियॉन की पा ली, है ना, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर कितना, 17 है भाई, ये देखिए ये रहा 17, है ना, ये देखिए ये 17 है। तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसने पा ली, इसने आर्गॉन की पा ली, है ना, Cl नेगेटिव बन गया ना, तो इसने आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन पा ली। ऐसे ही भाई देखिए जब क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, 6 नंबर है ना इसका, ये देखिए ये 6 नंबर है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो अगर इसको 4 और मिल जाए, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना दे, एच इधर लग जाए इसके साथ, एक 4 और मिल जाए, तो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, बिकॉज 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 हो गया ना, 1 2 3 4, तो इसने कॉन्फ़िगरेशन किसकी पा ली, नियॉन की पा ली। तो भाई आपको नहीं लग रहा, बताइए, जैसे मैं चीज़ बताने का मतलब, मेरा मकसद क्या है भाई, दुनिया में हर एक चीज़ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहती है भाई, दुनिया में हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो भी चीज़ है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहती है भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, इसको क्या बोलते हो भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करा, देखो सोडियम हमने पीछे पढ़ा, उसने भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करी, क्लोरीन हमने पढ़ा तो उसने भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव की। दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, और स्टेबिलिटी उसको कहाँ पे मिलती है, नोबल गैसेस पे। नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अगर वो अचीव कर ले तो उसको उसकी स्टेबिलिटी मिल जाती है ना भाई। मेरे को एक चीज़, दुनिया में हर एक चीज़ किसकी तरफ जाना चाहती है भाई, स्टेबिलिटी की तरफ। जैसे आप भी किसकी तरफ जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी की तरफ। आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपकी स्टेबिलिटी है भाई क्या हो, ठीक है ना, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, ठीक है ना, ये वाली चीज़ तो अभी नॉर्मल है, नेसेसिटीज़ हैं, ये तो चीज़ें सभी को मिल जाती हैं। बट बाद में क्या होता है, बाद में थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, जब बंदों का थोड़ा लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, जैसे कोई बंदा थोड़ा अमीर हो गया तो उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है ना, उसको स्टेबिलिटी के लिए फिर थोड़ी ना, जैसे थोड़ा बंदा ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, ठीक है ना, ठीक ठाक जब पैसे कमा रहा है तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो वह क्या हो जाए, उसकी नीड सेटिस्फाई थोड़ी ना होगी। उसको स्टेबिलिटी कब मिलेगी, उसको स्टेबिलिटी तब मिलेगी जब उसके पास गाड़ी हो, ठीक है ना, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, ठीक है ना, वो सारे आगे पीछे उसके घूमे, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो, थोड़ा बहुत ये वाली चीज़ होती है ना। तो बस अब उसको स्टेबिलिटी अभी किसी और चीज़ से भी मिलेगी, मतलब उसको स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कुछ और चीज़ों से मिलेगी, जैसे फिर हो गया गाड़ी बूढ़ी होगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होगी, उसको स्टेबिलिटी फिर उधर से मिलेगी। तो यही वाली चीज़ है भाई, तो दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अभी भाई देखिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, तो भाई खुद देखिए बाकी सारे इसके पास जा रहे हैं भाई, सारे इसके पास जा रहे हैं, ये भी सारे इसके पास। भाई सभी का मकसद यही है भाई, नोबल गैस। जो भी केमिस्ट्री में भाई एक चीज़ याद रख लो कि भाई जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो होती ही इसीलिए हैं बिकॉज उनको उधर नोबल गैसेस के पास चले जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, भाई किससे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखिए इसकी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, इसकी भी पूरी है। तो भाई ये क्या है भाई, स्टेबल है। किसने इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी अचीव कर ली भाई, इसके भी, इसकी। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी अचीव है भाई, सारे इसकी तरफ जा रहे हैं, तो भाई ये किसकी तरफ जाएगा भाई, मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। सारे इसके पास, सारे जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, ये देखिए ये सारे P, D, F जो मर्जी हो भाई, सारे इसके पास जा रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, सारे इसके पास आ रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं, तो भाई ये क्या करेगा, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, खुद बताइए जाइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन, तभी मैं आपको दे रहा हूँ। सभी इसके पास जा रहे हैं, सभी देखो, कुछ नहीं भी पता ना, कुछ गप्पी लगा दो, ठीक है ना, कुछ गप्पी बोल दो कि हाँ भाई ये इसकी करेंगे, ये किसी की नहीं करेंगे, कुछ भी बोल दो भाई, बट बोलो तो सही, पता लगे कि हाँ भाई इधर हैं कि ये सो रहे हैं, लेक्चर देखते देखते सो रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ कुछ ना कुछ बताओ मेरे को जल्दी से। अब तो दैट मैं पानी पी रहा हूँ, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बोल दीजिए भाई, जल्दी से बोल दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। तो भाई देखिए सभी इसके पास जा रहे हैं, ये क्या जाएगा भाई, इसकी पहले से स्टेबल है, तो ये क्या होगा भाई, ये किसी के पास नहीं जाएगा भाई, ये स्टेबल ही रहना चाहता है, ठीक है ना। तो अगर ये स्टेबल ही रहना चाहेगा, तो अगर देखिए कोई भी अगर इसको कंपाउंड बनाना हो, अभी देखिए ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंपाउंड। कंपाउंड कब बनता है, जैसे आपका बन गया NaCl कंपाउंड है, तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जुड़े तो आपका NaCl बन गया, है ना, ये वाला कंपाउंड बना ना आपका।
तो अभी देखिए ये क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल है, तो इसने कॉन्फ़िगरेशन कोई अचीव करनी ही नहीं है, तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट शोइंग एनी रिएक्शंस। तो जो साइंटिस्ट थे ना, तो उन्होंने पहले यही सोचा था, ये क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, बिकॉज भाई सारे जो भी हैं पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की अचीव करना चाहते हैं, बट नोबल गैस की पहले से क्या है, पहले से उसकी क्या है, स्टेबल है, पहले से उसकी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, तो दैट इज़ वाई वो पहले से स्टेबल है। अभी देखिए एक चीज़ एग्जांपल देखिए, एक बंदे के पास सब कुछ है, ठीक है ना, फिर उसको बंदा बोलेगा भाई ये ले 10 रुपये, बंदा बोले क्या यार मजाक कर रहा है क्या, मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, बट उसको कोई बंदा बोले कि हाँ भाई चलो उसको छोड़ो, ठीक है ना, उसको 10 रुपये से कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तो बंदा बोलेगा क्या मजाक कर रहा है भाई, मेरे पास इतने सारे पैसे 10 रुपये, मैं तेरा क्या करूँगा, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वही कि क्या लेस रिएक्टिव, बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ समझ आई भाई, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी, जैसे NS2 जनरल में लिख रहा हूँ NS2 NP6, तो इसकी देखिए पूरी कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो दैट इज़ वाई दे आर स्टेबल। ओके, देखिए जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन देगा आपको जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, बिकॉज एक बार ही चीज़ समझनी होती है तो बात पूरी उम्र के लिए याद रह जाती है चीज़, ठीक है ना, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि समझनी है कि नहीं समझनी है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए भाई, मैंने हमेशा से मेरे चैनल में भी यही लिखा हुआ है, कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ अवर मोटिव, ठीक है ना, कंसेप्ट की तरफ हमारा टारगेट है, ठीक है ना, कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, बाकी बेटा कहानी है तो लिख ही लेता है बंदा, ठीक है ना, कहानियाँ तो कहीं से भी मिल जाएंगी भाई, कितने नोट्स हैं भाई, हर एक जगह से मिल जाएगी कहानियाँ, ठीक है ना, कहानियाँ आपको इतनी नहीं समझनी है, आपको समझना है कंसेप्ट, भाई हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जो बंदा कंसेप्ट के पीछे भागेगा ना, तो दुनिया उसके पीछे भागेगी, ठीक है ना, दुनिया, बिकॉज उस चीज़ को, उस बंदे के पास हर एक एक्सप्लेनेशन होगी, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन होगी, तो आप भी क्या करिए, हमेशा कंसेप्ट की तरफ भागिए। तो मैंने क्या बोल दिया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, ओके, और क्या चीज़ हो गई, और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे अभी देखिए सोडियम है, तो इसका आयन अगर मेरे को बनाना होगा, सोडियम है ना, तो अगर आयन बनाना होगा तो क्या, आयन मीन्स कटायन और अनायन, अगर मेरे को इसका अनायन बनाना होगा, Na पॉजिटिव बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, Na पॉजिटिव अगर मेरे को बनाना होगा तो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ना सोडियम को, तो उसी को आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस स्टेट, मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना सोडियम से फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैशियस स्टेट, न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, और उसकी गैशियस स्टेट से क्या होना है, आपने निकालना है, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखो, कितना दम लगाना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम से लूज़ करवा सकें, तो उसको आप क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अभी देखिए मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, डाउन द पीरियड क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और अक्रॉस द पीरियड इस साइड क्या होगी, जैसे डाउन द पीरियड जाऊंगा ना मैं, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बट अक्रॉस द पीरियड जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके, ये वाली चीज़ मैंने देखी थी। तो अभी देखिए नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर इनकी सबसे ज़्यादा होगी तो खुद बताइए भाई, अगर देखिए आपका इधर ये वाली एग्जांपल लीजिए, नियॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाना हो तो भाई Na पॉजिटिव, तो भाई Na पॉजिटिव बनाना हो तो भाई काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ, मतलब सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब उनका सिंपल है कि मतलब आप समझिए कि इतना ज़्यादा हीट और टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो खुद बताइए कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर और हीट देना पड़ेगा अगर, तो इसका क्या मतलब हो गया, खुद बताइए भाई, आप गैस जलाते हो, उधर देखिए आप किसी चीज़ को गर्म करते हो ना, हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, है ना, हीट टेम्परेचर करते हो ना, गर्म करते हो, तो खुद बताइए कितना खर्चा होता है एलपीजी पे, एलपीजी जो लिक्विड एलपीजी गैस जो है आपकी, तो उधर बताइए कितना खर्चा आता है, ठीक ठाक खर्चा आता है ना भाई, देखिए 1000 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, ठीक है ना, 1000 रुपये का सिलेंडर है, सब्सिडी भी आजकल, ठीक है, सब्सिडी भी वो कभी कभी देते हैं, ठीक है ना, गरीबों को सिर्फ नाम है, पता नहीं मिलती तो है उनको, बट देखिए सब्सिडी है, 1000 रुपये है सिलेंडर,
मैं वो बोल रहा हूँ देखिए। तो फिर आप आधे महीने में ख़त्म हो जाता है, किसी का महीने में होता ख़त्म हो जाता है, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे कोई चीज़ें जितनी कम चीज़ें बनाएगा। देखिए 1000 रुपया खर्च हो रहा है, तो खुद बताइए इतना 100 डिग्री इतना मतलब पानी पूनी गर्म कर रहे हो, सब्जी सुब्जी बना रहे हो, अभी देखिए इधर कितना ही टेम्परेचर होगा, 100 तक होगा, 50 से 60 तक होगा, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो भाई इनके लिए कोई आपको बोल दे भाई 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस इतना अगर हीट करोगे तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो भाई क्या है भाई, ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों है भाई जिसमें क्या हो जाए आपको वो हो जाए, इतना खर्चा हो जाए। तो आपने क्या करना है भाई, इतनी एनर्जी नहीं देनी है भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका लूज़ करवाना पड़ेगा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भाई इतनी फिजिबल थोड़ी ना, इतने इकोनॉमिकल भी नहीं है भाई। उस जिस बंदे ने इंडस्ट्री खोली होगी वो वाली जो व्यापारी होगा वो क्या कर्जे थल्ले आ जाएगा, ठीक है ना, कर्जे के नीचे आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना इतना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना इतना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना आसान नहीं है। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ वाई दे आर शोइंग लेस रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिविटी, बिकॉज उधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और ये सारी चीज़ें उधर बन नहीं पाएंगी। तो दैट इज़ वाई उसकी मतलब उसकी क्या मतलब लीस्ट रिएक्टिविटी के लिए कौन सा रीज़न दूसरा मैंने बोल दिया। फर्स्ट रीज़न तो मैंने बोला कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड मैंने बोल दिया कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। थर्ड जो मैं आपका रीज़न है वो है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन जब आप गेन करवाते हो, इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाते थे तो इसकी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू थी, बट क्या थी, तो देखिए नोबल गैसेस हैं, जैसे नियॉन हो गया, तो आप बोलोगे भाई ये लो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है मेरे को तो एन पॉजिटिव बना देना है। भाई ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो भाई ये क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन गेन, इसको क्या फाई पड़ी हुई है, फाई थोड़ी ना पड़ी हुई है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवाना पड़ेगा इधर तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये मोर पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा। वैसी ही कहानी इधर है, देखिए क्लोरीन में जब आप करवाते थे तो इधर देखिए नेगेटिव होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा जब आप इलेक्ट्रॉन एक गेन करवाते थे ना तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अचीव हो जाती थी, ये क्लोरीन है ना, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती थी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या हो जाती थी, वो क्या हो जाती थी, स्टेबल हो जाती थी। बट देखिए ये पहले से स्टेबल है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो आप, तो इधर क्या हो जाएगा, दे आर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है, बहुत पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करवाने की कोशिश करी आपने तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इतना सोखा नहीं होगा, सोखा मीन्स ईजिली नहीं होगा, ईजिली नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या चीज़ हो जाएगी, ईजिली नहीं होगा तो आपका क्या क्या चीज़ हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये तीन रीज़न भाई अच्छे से याद कर लीजिए भाई, बस यही चीज़ है। तो बस अभी और चीज़ हम, तो अभी देखिए हम आ जाते हैं थ्योरी पे। तो बस लीस्ट एक्टिविटी के मैंने आपको रीज़न बता दिए पीरियोडिक टेबल से, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या कहानी है, दे आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव क्यों है, दे आर लेस रिएक्टिव वाई, बिकॉज फर्स्ट आप क्या बोल दीजिए उसकी इलेक्ट्रॉन नोबल गैस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, नोबल गैस में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड। उसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है ना। जो उसका वैलेंस शेल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके, कम्प्लीटली फिल्ड है। वैलेंस शेल मतलब उसका क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। सेकेंड मैंने आपको क्या बोला, सेकेंड मैंने आप लोगों को बोला कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और थर्ड मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या है, मोर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है। और कभी कभी आप इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो इन द सेंस कि आप लोगों उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवा ही नहीं सकते, ठीक है ना, जितनी मर्जी एनर्जी मतलब करवा ही नहीं सकते, आप बोल देते हो उसको जीरो है, कभी कभी बोलते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा ही नहीं सकते हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन करवा ही नहीं सकते तो आपने बोला उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जीरो है। और बट ऐसे बुक में आपकी क्या लिखा है, मोर पॉजिटिव, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करवाना, बट फिर भी आप
पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करके, ठीक है ना, पॉसिबल तो हर एक चीज़ है, इम्पॉसिबल तो हो नहीं सकती। तो दैट्स वाई इन्होंने लिखा हुआ है कि मोर पॉजिटिव, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी बस ये वाली कहानी हो गई। ये वाली कहानी अगर आप लोगों की समझ आ गई, आपको उसके रीज़न समझ आ गए, तो हम आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो क्या हुआ, अभी तो ये लेस रिएक्टिविटी के रीज़न बता दिए, बट क्या हो गया। तो अभी इधर से आपको पता क्या लगता है, इधर से पता आपको क्या लगता है कि नोबल गैसेस क्या हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ से पता लगा आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है। तो सॉरी कम नहीं, ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप देखिए, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करवा सकते हो और ना ही लूज़ करवा सकते हो। देखो जब आपने कंपाउंड बनता था, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाए थे इधर से, और Cl नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ गए थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो उधर क्या बन गया, NaCl, तो आपका कंपाउंड बन गया था। तो अभी देखिए, ना ही इधर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं और ना ही इधर गेन हो रहे हैं। तो अभी देखिए ये क्या करते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट शोइंग एनी केमिकल रिएक्शन, दे आर नॉट शोइंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या करती है, कंबाइन करेंगे और नई चीज़ आपको बना देंगी। तो भाई देखिए ये क्या करेंगे, कोई भी नई चीज़ आपकी नहीं बनाएंगे, ओके, कोई भी नई चीज़ आपकी नहीं बनाएंगे। कोई भी नई चीज़ अगर आपकी नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट एंटर इनटू द केमिकल रिएक्शन, ओके। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दे डू नॉट शो एनी केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन। बट ये वाली चीज़ हो गई। ये सिर्फ कहानी कब तक थी, जब तक क्या थे, 1962 तक, 62 तक, 1962 तक ये कहानी थी। अभी देखिए ये कहानी याद रख लीजिए, ठीक है ना, 1962 तक ये कहानी थी। आप साइंटिस्ट यही मानते हैं कि भाई जो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस है, वो किसी के साथ जुड़ती नहीं है, वो दे आर स्टेबल, बिकॉज तभी इतनी एडवांसमेंट थोड़ी ना हुई थी साइंस में। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट शोइंग एनी रिएक्शन। बट उन्होंने यही बोल दिया कि कोई भी पॉसिबल रिएक्शन नहीं है। बट 1962 के पहले ये था। बट 1962 में क्या हुआ, एक बंदा आया, उस बंदे का नाम है नील बाटलेट, नील बाटलेट, नाम अच्छे से पता नहीं क्या बोलते हैं उसके, बाटलेट, ठीक है ना, नील बाटलेट आया, ठीक है ना। उसने क्या देखा, उसने जब देखा कि एक प्लेटिनम का हेक्साफ्लोराइड है, PTF6। देखिए ये कहानी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से याद कर लीजिए भाई, बिकॉज आपको ये अभी नोबल गैसेस जो आपको जो आपकी रिएक्शंस करवा रही होंगी ना ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, उसके लिए बहुत काम आना है। तो ये PTF6 ये वाला एक कंपाउंड है, ठीक है ना, PTF6 ये वाला एक कंपाउंड है। नील बार्टलेट ने क्या बोला, PTF6 एक कंपाउंड है, PTF6 एक कंपाउंड है। वो क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तक तो मैंने पता नहीं कितनी बार ये बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर ही दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर जिस बंदे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता लग गया ना, बेटा मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई उसके लिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है उसके लिए बच्चों का खेल। तो भाई केमिस्ट्री उसके लिए बच्चों का खेल है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा ये ऑर्गेनिक में यूज़ होना है, इनऑर्गेनिक में यूज़ होना है। अगर सिर्फ इतनी चीज़ बता देता हूँ, जिस बंदे को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता होना और इसकी सारी जितनी भी कहानी होती हैं थोड़ी मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारी चीज़ें पता लगी ना, तो बेटा वो केमिस्ट्री में ऐसे ही पास हो जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ के। तो इतनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसने पास हो जाए, 10-15 नंबर उसको इधर से मिल जाना, ठीक है ना। और उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी पता लग गई तो भाई डेफिनेशन बता दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, सिर्फ दो लाइनों में बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। मैं ये चीज़ बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद की क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरों की ऑक्सीडेशन, ये वाली चीज़ हो गई। ये मैंने चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। जो खुद की क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरों की क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, PTF6 ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, फिर मैं आपको पहले बताता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्यों है। देखिए Pt+6 और इधर क्या हो गया, F नेगेटिव, बना कैसे होगा, देखिए मैं इधर लिखता हूँ दोबारा से। देखिए इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना, बिकॉज स्पेस कम थी तो
दैट्स वाई मैं उधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके आपने क्या लिखना है, PTF6। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है वो रीज़न बताता हूँ, बिकॉज मैं कोई भी आपको चीज़ रटाने एज इट इज़ रटाने पे विश्वास नहीं रखता, समझाने पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है ना। तो आपको देख लीजिए, अगर आपको चीज़ समझनी है तो मेरे पास, तो आप इधर से पढ़ सकते हो, अगर चीज़ रटनी हो तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर बट मैंने अपने हिसाब से पढ़ाना है, मेरा मकसद होता है कि चीज़ को समझाना, ठीक है ना। PTF6 और ये वाली चीज़ F नेगेटिव, ये इधर क्या हो गया, PTF6। तो देखिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अभी देखिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इधर से क्या करता है, PT इसकी एक लो वाली होती है PT+4, और एक होती है PT+6, और एक होती है PT+, इसकी हाई वाली होती है। तो ये हमेशा हाई वाली से क्या लो वाली की तरफ आएगा, हाई वाली से लो वाली की तरफ आएगा। ये देखिए इधर कितनी है, PT+6 है, तो खुद बताइए ये अभी ज़्यादा थोड़ी ना बना सकते हैं, बिकॉज की +6 तक ही है, वही +6 हाईएस्ट है इसकी, तो +4 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब खुद की क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। खुद की अगर जो चीज़ रिडक्शन करता है वो दूसरों की क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन। खुद की जो चीज़ रिडक्शन करता है, रिडक्शन क्यों कर रहा है, बिकॉज +6 से +4 की तरफ आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, PT+4 की तरफ आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, PT+6 से +4 की तरफ आ रहा है, PT+6 से +4 की तरफ आ रहा है। तो एक चीज़ देखिए, तो इधर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर रिडक्शन हो रही होगी तो इसका क्या मतलब हो गया, खुद की रिडक्शन, और दूसरों की जो चीज़ ऑक्सीडेशन करता है उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। जो खुद की रिडक्शन करता है और दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी बस अगर इतनी चीज़ इसकी कहानी समझ आ गई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। देखिए हर एक चीज़ को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि लेंथ बढ़ जाए, ठीक है ना। आपको चीज़ कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए भाई, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपके, तो फिर आपने यही बोलना है भैया मेरे को अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेरे को अभी बताइए नहीं, उसके आगे बताइए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बोलना है अभी आपने, ठीक है ना। बट अभी स्टार्टिंग में हो, अभी आपके लिए सब्जेक्ट नया है, तो इसको सीखने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है भाई, समय तो लगता है। हमें पता नहीं कितने सदियाँ लग गई, हमने तो 12वीं तक तो कुछ भी नहीं सीखा था, बिकॉज हम आपसे भी ज़्यादा लड़र मस्त थे, ठीक है ना। तो ये हमने चीज़ें बाद में सीखी हैं, ठीक है ना, बाद में मेहनत करके, अपने हिसाब से मेहनत करके, ठीक है ना। टीचर तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, बट आपको मैं करवा रहा हूँ तो आप लोग करिए मेहनत, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई PTF6, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ हो गई, इधर ये किसके साथ कंबाइन करती है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करेगी तो क्या हो जाएगा, O2 है ना, ये ऑक्सीजन गैस है, तो इधर से क्या बन जाएगा आपका O2 पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव। O2 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और PTF6 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी देखिए इधर क्या कहानी हुई होगी, किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। तो अभी एक चीज़ देखिए भाई, इसने क्या कर दिया, O2 ने क्या कर दिया, इधर ऑक्सीजन स्टेट कितना था, +0 था, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, +1, +0 से +1 की तरफ गया, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है भाई, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन नंबर का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो देखिए मेरे को खुद हंसी आ जाती है, मैं इतनी बार बोलता हूँ, ठीक है ना, बट फिर भी क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हो गई, PTF6 की, PTF6 की क्या हो जाएगी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ये मतलब इधर इसका देखिए PTF6 पहले कितना था, 0 था, अभी कितना हो गया, -1, 0 से -1 की तरफ गया ये। PTF6 0 से -1 की तरफ गया, PTF6 इधर कितना 0 था, PTF6 पे कितना 0 था, और ये कहाँ की तरफ गया, -1 की तरफ, 0 से -1 की तरफ, 0 से -1 की तरफ, इधर 0 से +1 की तरफ। देखिए इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है भाई, ऑक्सीजन की इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन की क्या हो रही है भाई, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, बिकॉज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो इधर क्या हो गया, PTF6 की क्या हो रही है, रिडक्शन, बिकॉज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज 0 से 0 टू -1, और इधर 0 टू +1। तो भाई देखिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, PTF6 0 से -1 की तरफ जा रहा है, तो खुद की क्या कर रहा है वो, रिडक्शन।
खुद की क्या कर रहा है वो, रिडक्शन, और दूसरों की क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की क्या की उसने, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की क्या कर दी उसने, ऑक्सीडेशन कर ली। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ये कंपाउंड बन गया भाई। ये देखिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ये इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे भैया आप नोबल गैसेस की कहानी कर रहे थे तो आप ऑक्सीजन के ऊपर कैसे पहुँच गए, तो भाई इसका भी लॉजिक है, ठीक है ना, इसका भी लॉजिक है। और एक चीज़ लिख लीजिए, ये जो कंपाउंड है ना ये एक सॉलिड है, ठीक है ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये क्या है, सॉलिड है। और इसका क्या होता है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है, तो पता लग गया बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें भी हो, वो क्या हो गया, आयोनिक कंपाउंड है। और इसका कलर होता है रेड, रेड कलर होता है, ठीक है ना, रेड कलर होता है। बस ये चीज़ याद कर लीजिए। O2F6 इसका नाम क्या देते हैं, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ना, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन 6, आगे लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। O2 पॉजिटिव, PtF6 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और PtF6, इसका नाम होता है आपका डाई ऑक्सीजन 6 है ना, ये वाले फ्लोरो फ्लोरीन, हेक्सा फ्लोरो प्लेट, प्लेटिनम है ना, PLATINATE। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी बट बाद में समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इसको नाम कैसे देते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो इसको नाम कैसे देते हैं आपको पता लग जाए, बस इतना चीज़ याद रखिए। डाई ऑक्सीजन हेक्स फ्लोरो, हेक्स मतलब 6 के लिए, और F के लिए फ्लोरो, और प्लेटिनम के लिए प्लेटिन, वो 8 बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है ना, तो प्लेटिनेट, नेगेटिव चार्ज जब भी हो तो लास्ट में लग जाता है 8। ओके, तो ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। तो ये वाली मैंने आपको चीज़ क्यों बताई, बिकॉज अभी देखिए इसका लॉजिक है बताने का क्या है। देखिए जब क्या करा, O2 से O1 बना, O2 से जब मेरा क्या बना, O2 से जब मेरा क्या बना, O2 पॉजिटिव, जब मेरा O2 से क्या बना, O2 पॉजिटिव बना, जब O2 से मेरा O2 पॉजिटिव बना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, O2 ने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए और क्या बन गया आपका O2 पॉजिटिव, ऐसा बना होगा ना। तो ये क्या होती है भाई, इसको बोलते हैं आप आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, कितनी एनर्जी चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, उसको आप बोलते क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई है, ठीक है ना। तो अब भी देखिए जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो ये है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी, O2 की। O2 ने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया और आपका क्या बन गया, O2 पॉजिटिव बन गया। और जिनॉन भी अगर क्या कर दे, ऊपर है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो खुद बताइए, देखिए ऊपर डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहते हैं, डिक्रीज कर जाती है। तो इधर मैं बात कर रहा हूँ इसकी जिनॉन की, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो क्या बन रही है ये वाली चीज़, Xe पॉजिटिव। तो ये क्या कर सकता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर इसमें क्या हो जाए, अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी बहुत क्या नीचे की तरफ कम हो गई होगी। नीचे की तरफ अगर कम हो गई होगी तो आप लोग चीज़ देख लीजिए भाई, नीचे की तरफ अगर इसकी कम हो गई होगी तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि क्या हो गया। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव जैसा कुछ चार्ज आए तो आपको नहीं लगता ये कंपाउंड कुछ बना सकता है, ये कंपाउंड कुछ बना सकता है। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना, वो पता कितनी है, जैसे जिनॉन की है 1170 किलोजूल पर मोल, और इसकी क्या है 1175। तो मतलब अभी देखिए ये है, इन दोनों की वैल्यू है। इतनी अगर आप एनर्जी दोगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाना है ऑक्सीजन के केस में, अगर इतनी एनर्जी दोगे तो जिनॉन के केस में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाना है। तो एक चीज़ देखिए, इन दोनों की कंपैरेटिवली बराबर नहीं है 1170 और 75 के बीच में। तो अभी देखिए अगर ऑक्सीजन का वो कंपाउंड बन सकता है तो आपको नहीं लगता कि वही कंपाउंड जिनॉन का भी बन सकता है, लगता है ना भाई, है ना, लगता है ना कि ऐसा हो सकता है। तो जिनॉन भी कुछ ऐसा कंपाउंड बना सकता है, जिनॉन प्लस PtF6, इधर क्या हो जाएगा आपका Xe पॉजिटिव और
PtF6 नेगेटिव। सेम यही कंपाउंड इसका जिनोन का भी पॉसिबल है, ठीक है ना, Xc पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव। तो सेम यही वाला कंपाउंड भी इसका भी पॉसिबल है, बिकॉज ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी और जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों की क्या हो जाएगी भाई, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो अगर आप ऑक्सीजन से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हो और ये वाला कंपाउंड बना सकते थे, डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट, तो भाई आप ऐसा नहीं लगता कि आप ये वाले जिनोन के साथ भी कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है ना, जिनोन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। आपको नहीं लगता जिनोन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट भी आप बना सकते हो, ये भी एक रेड कलर का कंपाउंड है। तो भाई ये तो पॉसिबल है भाई, आराम से पॉसिबल है। अगर उसका पॉसिबल हो सकता है तो इसका पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ आइडिया लगाइए, देखो डाउन द ग्रुप आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जिनोन की क्या होगी 1170 भाई कितनी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। देखना सर्च करना कितनी होती है, 1170 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो अभी देखिए ऊपर वालों की क्या होगी, ज़्यादा होगी ना इसके कंपेरेटिव, कुछ सोचिए कितनी ज़्यादा होगी इसकी। इमेजिन करिए, इमेजिन द सिचुएशन की अगर आपको उधर से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना हो तो कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो बस ये वाली कहानी अगर आप लोग याद हो गई आपको। देखिए ऑक्सीजन का अगर पॉसिबल है कंपाउंड तो आपका क्या जिनोन का भी पॉसिबल है कंपाउंड। वाई, बिकॉज उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों की क्या है, बराबर है। एक से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हो तो आप दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हो भाई। बस इसी की तो देरी थी, बस आपकी कहानी हो गई भाई। जब एक बार किसी बंदे ने भाई कर लिया कंपाउंड, उसका ये बना दिया, जब किसी बंदे ने लैब में देखा ये वाली चीज़ भाई बंदे बना गया भाई, Xc PtF6 ये वाली कोई चीज़ बंदा बना गया, तो भाई फिर तो क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन। साइंटिस्ट पागल हो गए, साइंटिस्ट बोले कि भाई इसकी क्या हो गया, ये कंपाउंड बना गया, हम तो बेचारे पहले से मान रहे थे कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो भाई जब आपको पता लग जाए, जब पता लग जाए बंदे को, फिर तो बंदे पागल हो जाते हैं। बंदे बोलते हैं भाई नोबल गैसेस का भी कंपाउंड बना गए, कैसे बनते हैं भाई, तगड़े बनते हैं। देखिए फिर तो क्रांति हो गई भाई, फिर तो बहुत सारे कंपाउंड्स बने जिनोन के कंपाउंड्स तो आपने पढ़े हुए हैं भाई, XcF2 पढ़े हैं ना भाई, XcF2, XcF4, XcF6, ये सारे के सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई। इनके सारे आपके मैंने शेप्स वगैरह बताई थी आपको, बट उस टाइम आपको इतना पता नहीं था। XcF4, XcO6, सॉरी O4, XcOF2, तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है इनका। तो देखिए अभी आपको चीज़ पता लग गई ना, जो मैंने चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब जिनोन क्या कर रहा है, जिनोन ने किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। क्यों, वाई, बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन तो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फटाफट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। तो उधर अगर ये फ्लोरीन, मतलब देखिए अभी Xc है और इसके साथ ये जुड़ा होगा, तो ये देखिए ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ठीक है ना, अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को, इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और इसके ऊपर क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जिनोन के ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो दैट्स वाई इसके ऑक्सीजन स्टेट जैसे आपने देखी +4 हो सकती है, +4 हो सकती है, +6 हो सकती है, +8 इसकी पॉसिबल है, +8 तो पता नहीं कम ही होगी, ठीक है ना, प्लस ये वाली ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल है, +2 हो सकती है, +4 हो सकती है। और इधर बॉन्ड कौन सा बनता है भाई, आयोनिक नहीं बनता, इधर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बट इधर आप पॉजिटिव चार्ज +2 +4 क्यों दिखाते हो, बिकॉज भाई इट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द हाइपोथेटिकल चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द आयन, दैट इज प्रेजेंट ऑन द एटम। हाइपोथेटिकल चार्ज है, जितना इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा उसको आपने पूरा फुल चार्ज बता देना ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, बिकॉज वो हाइपोथेटिकल चार्ज है, जो पार्शियल आ रहा होगा वही आपने उधर इसके ऊपर बता देना होता है। तो इधर से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो आपकी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस जो हैं आपकी, वो क्या हो गई, इनर्ट गैसेस की। जब ये एक कंपाउंड बन गया तो इनर्ट गैस वाली डेफिनेशन क्या हो गई भाई, फेल। नोबल, अभी आप कोई पूछे आपको कि नोबल गैसेस हैं कि इनर्ट गैसेस, जो आपने बोलना है ग्रुप 18 एलिमेंट्स को आपको सही वाला अगर बताना हो तो नोबल गैसेस। बिकॉज इनर्ट क्यों नहीं बोला, बिकॉज उसके भी कंपाउंड पाए जा चुके हैं, जैसे इसने केमिकल रिएक्शन XcF2, XcF4, तो ऐसे वाले जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं वो क्या केमिकल रिएक्शन से ही हुए होंगे ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस नहीं है। तो नोबल गैस क्यों है, यूनिक है, बिकॉज उसके
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो इसलिए दैट्स वाई इट रिएक्ट्स विद ओनली फ्यू कंपाउंड्स। ऐसा नहीं बोला मैंने कंप्लीटली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट्स विद ओनली फ्यू कंपाउंड्स। ओके, तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ओके, तो अभी थोड़ी बहुत ऐसे 2-3 बातें हैं जो कि आपको बता देनी चाहिए। जैसे ऊपर क्या था, हीलियम था, नियॉन था, आर्गॉन था, क्रिप्टॉन था, जिनॉन था, और नीचे क्या है, रेडॉन था। ठीक है ना, जिनॉन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अभी देखिए बाकियों की कहानी देखिए, क्रिप्टॉन का एक सिर्फ, क्रिप्टॉन की थोड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, तो इधर क्या हो जाएगा, KrF2 एक कंपाउंड इसका पाया गया है फ्यूअर, मतलब एक ये वाला कंपाउंड किसी ने आइसोलेट किया होगा, KrF2 क्रिप्टॉन का फ्लोराइड। तो दैट्स वाई अभी क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन का फ्लोराइड एक ही पाया गया, ज़्यादा इसके नहीं पाया गया, बिकॉज आयोनाइजेशन इसकी क्या बहुत ज़्यादा होगी, नीचे की तरफ आओगे जैसे जिनॉन की, तो उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर रेडॉन, रेडॉन क्या हो गया, रेडॉन की भी तो बहुत सारे कंपाउंड्स होने चाहिए, बिकॉज उसके नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, रेडॉन क्या हो गया, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। अगर रेडॉन क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव का मतलब भी यही होता है कि वो हमेशा रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो, रेडियो मीन्स रेडियो वही वाला जो आप उधर यूज़ करते हो, जिसके आप आकाशवाणी सुनते हो, ठीक है ना, आकाशवाणी, वो वाला रेडियो नहीं भाई, ये अलग चीज़ होती है, रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस। ये क्या होता है, रेडिएशंस की तरफ एक्टिव, मतलब क्या हो गया, ये रेडिएशंस हमेशा छोड़ता रहता है। जैसे रेडिएशंस होती हैं, ये भी आपको शायद पता नहीं होगा, फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अल्फ़ा रेडिएशंस होती हैं, बीटा रेडिएशंस होती हैं, गामा रेडिएशंस, अभी इसका बताने का मुद्दा भी नहीं है, मतलब आप सिर्फ इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इतना चीज़ याद रखनी है। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये हमेशा क्या, कुछ ना कुछ एनर्जी अपने आप से रिलीज़ करते रहते हैं, जैसे अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। सिर्फ आपको इतनी चीज़ याद रख ले, रेडियो एक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो क्या, रेडिएशंस, मतलब एनर्जी हमेशा रेडिएशन, जैसे अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशन, ये हमेशा छोड़ती रहती हैं। और जिस चीज़ से हमेशा भाई एनर्जी निकलती रहती है भाई, वो क्या हो गया, अनस्टेबल चीज़ होती है, अनस्टेबल, बिकॉज उससे एनर्जी निकलती रहती है। भाई जैसे कोई बंदा है, पागल है, तो देखिए आपको पता है ना, उल्टी सीधी हरकतें करता है, उससे इनर्जेटिक चीज़ें करता है, जैसे कभी भाग रहा है उधर, कभी कुछ कर रहा है, कुछ वो कर रहा है। तो भाई देखिए वो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे रेडॉन है, रेडियो एक्टिव है ना, ये क्या है, पागल है, तो ये भी क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करता रहता है, जैसे कभी उधर भाग रहा है, अल्फा रेडिएशन भाग रहा है, फिर किसी को गालियाँ दे रहा है, ठीक है ना, तो वो बीटा रेडिएशन और ऐसा ऐसी चीज़ कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन हमेशा इमिट करता रहता है, तो ये वाली चीज़ अनस्टेबल चीज़ होती है। एक रेडॉन का भी कंपाउंड पाया गया है जिसका नाम है RnF2, मतलब वो स्टेबल नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करा हुआ है, उन्होंने सिर्फ देखा था बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक। अभी रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होती है बेटा, इसकी डिटेलिंग में अभी क्या जाएँ, बट क्या आपने बोला लिखा हुआ है तो बता ही दीजिए भाई। रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ट्रेस का मतलब क्या होता है, पता करना, पता करना, ये इसकी भाई बहुत डिटेलिंग है, ठीक है ना। ये पूरा जब आप फार्मेसी का कोई कोर्स करोगे ना, जैसे हर एक बंदा तो डॉक्टर बनता नहीं है, कोई फार्मेसी का कोर्स करता है, दवाइयों से रिलेटेड जो कोर्स करता है, ठीक है ना, दवाइयों से रिलेटेड जो कोर्स करता है तो वो फार्मेसी का कोर्स करता है। तो उधर देखिए रेडियो ट्रेसर, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं ना, अभी देखिए इसमें क्या बताएं, मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और इधर क्या हो जाएगा, ट्रिटियम, इधर वन है भाई, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और क्या हो जाएगा, कार्बन 12, कार्बन 13। तो इसका मतलब आइसोटोप्स वो चीज़ें होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम एंड द मास नंबर डिफरेंट, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, आइसोटोप्स। तो आप क्या करते हो कि जब भी किसी चीज़ को आपको बॉडी में आइडेंटिफाई करना हो ना, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे CO2 प्लस H2O, C6 H12 O6 और ऑक्सीजन, इसमें क्या करते हो आप, आइसोटोप डाल देते हो। जैसे ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, 3 होते हैं, ठीक है ना। आपने डाल दिया 17 वाला आइसोटोप ऑक्सीजन की जगह पे डाल दिया, है तो ऑक्सीजन ही बट आइसोटोप है उसका, ठीक है ना, 17 वाला डाल दिया, तो इधर बन गया क्या, ये 17 इधर बन गया। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए आपकी बॉडी में ये चीज़ बनी है, ये रिएक्शन हुई, ठीक है ना, ये ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज किससे बना, जो ऑक्सीजन 2 थे ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन था और एक पानी वाला ऑक्सीजन था। तो आपने देखा कि
जो ग्लूकोज जो बन रहा है ना वो किससे बन रहा है, पानी वाले ऑक्सीजन से बन रहा है। तो इधर क्या हो जाए, सारा इधर है ना, तो इधर इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रेस कर लिया आपने। जो ट्रेस क्या करा आपने, ट्रेस करा ये जो ग्लूकोज बन रहा है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज जो बन रहा है आपका बॉडी में, वो किसकी वजह से बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन से नहीं बन रहा, वो किससे बन रहा है, पानी वाले ऑक्सीजन से बन रहा है। पानी वाला जो ऑक्सीजन है उधर से बन रहा है, बिकॉज वो जब आपने उधर देखा ना, इसको आइडेंटिफाई करा, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो आइसोटोप होता है ना, इसको आप बोलते हो आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही वाली टेक्निक होती है, ऐसी टेक्निक कुछ होगी, रेडॉन का कोई कंपाउंड होगा RnF2, ऐसे ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ऐसे ही कोई कंपाउंड होगा, जैसे आपने C6H12O6 को आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे ही आप रेडॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। और भाई देखिए, जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन है, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, अब इनके कंपाउंड्स नहीं मिले हैं भाई, इनके कंपाउंड्स अभी नहीं मिले हैं। तो बस ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। और देखिए एक चीज़ होगी, हीलियम की थोड़ा बहुत एक वो चीज़ बताई हुई है मैंने अपने नोट्स में, कि हीलियम का क्या हो गया आपको पता है, हीलियम क्या है, एक तो गैस है, इसका लोएस्ट क्या है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसको अगर आपको लिक्विड बनाना होगा, पहले गैस है ना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस बना देना, लिक्विड से गैस बना देना। अगर आपको हीलियम क्या है, गैस, अगर उसको लिक्विफाई करना होगा, मतलब लिक्विड बनाना होगा, तो आपको कौन सा कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 4.2 केल्विन, भाई लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपने उधर चीज़ पढ़ी थी जब मैं बता रहा था, तो आपका क्या हो गया, अगर आपको लिक्विफाई, इसको लिक्विड बनाना होगा, तो आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना टेम्परेचर देना पड़ता है, इतना टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, ओके। 4.2 केल्विन अगर ये कब देना, जब आपको लिक्विड बनाना पड़ता है। बट अगर आप इससे भी कम टेम्परेचर कर दोगे, 2.2 केल्विन, 2.2 केल्विन, तो भाई एक क्या बन जाता है, सुपर फ्लूइड बन जाता है, सुपर फ्लूइड, मतलब ऐसा लिक्विड बन जाता है जिसमें कुछ अजीब सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ अजीब सी प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ अजीब सी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे क्या हो जाए, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, विस्कोसिटी बहुत कम, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, विस्कोसिटी कम और कंडक्टिविटी ज़्यादा। इसका क्या मतलब है, विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे आप ले लीजिए हनी, एक ले लीजिए वाटर, ज़्यादा अच्छे से फ्लो कौन सा कर रहा है, हनी कर रहा है कि वाटर, अच्छे से फ्लो करेगा वाटर, उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। हनी की विस्कोसिटी क्या है, विस्कस मीन्स विस्कस, मतलब कोई उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बड़े पास पास हैं, तो इतने अच्छे तरीके से वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है विस्कस। इधर हनी में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं, वाटर में थोड़ी दूर हैं, तो दैट इज वाई इट इज़ हैविंग विस्कोसिटी, ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ी क्या है, इसकी विस्कोसिटी कम है। वैसे ही जो ये है ना हीलियम, जब आप टेम्परेचर में चले जाते हो 2.2 केल्विन, तो एक बन जाता है सुपर फ्लूइड, ऐसा लिक्विड बन जाता है जो सुपर है, वो क्या कर जाता है, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी भाई, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी, बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी। तो भाई वो फ्लो आपको खुद बताया, विस्कोसिटी अगर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो वो अच्छे से क्या हो जाएगा, फ्लो करने लग पड़ेगा। जैसे वाटर में विस्कोसिटी क्या थी, लो थी, तो अच्छे से फ्लो करने लग पड़ता है ना, तो इतने खतरनाक तरीके से फ्लो करने लगते हैं भाई, दीवारें चढ़ने लग पड़ता है भाई, दीवारें चढ़ने लग पड़ता है। आपने इधर रखा ना, तो वो क्या हो जाएगा, दीवारें चढ़ने लग पड़ता है, और कंटेनर कंटूनर के बाहर भी आने लग पड़ता है, ऐसा ऐसा, मतलब इसमें बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो भाई आपके ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, देखो 2.2 केल्विन, खुद बताइए कहाँ पे वो हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ अजीब सी प्रॉपर्टी दिखाएगा। और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इतने तगड़े तरीके से फ्लो करेगा अगर, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, भाई कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बस ये वाली चीज़ कहानी है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ये वाली चीज़, तो मतलब दीवारें वगैरह चढ़ने लग पड़ता है, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट खुद सोचिए भाई, 273 केल्विन, 0 डिग्री, तो खुद बताइए 4.2 केल्विन कितना होगा, -200, 269 केल्विन तक, माइनस, खुद बताइए, -200, सॉरी, हाँ 279 केल्विन नहीं, -269 डिग्री सेल्सियस। तो खुद बताइए भाई, ले लूँ में टेम्परेचर होता है 40-45, ठीक है ना, 40 माइनस वाला 40-45 डिग्री। तो भाई देखिए इतना टेम्परेचर, पता नहीं कैसे अचीव कर पाओगे, खुद बताओ। जब इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव नहीं करना है, तो भाई ये वही तो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहा है, बस ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए हमारे जो कंपाउंड्स है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने केमिकल एक्टिविटी के बारे में बता दिया आपको, ठीक है ना। जब आपको केमिकल एक्टिविटी का सवाल आएगा, तो आपको ये वाला सवाल भी लिखने होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। देखिए मैंने टेस्ट में भी दिया हुआ है आपको, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन 3 किस्म के कंपाउंड्स होते हैं इसके।
एक तो होता है जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, और होता है जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, और थर्ड किस्म के होते हैं जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड कंपाउंड्स। जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड और जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड कंपाउंड। देखिए मैं लिखता हूँ इधर, देखिए फर्स्ट किस्म के जिनॉन मतलब कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन तीन किस्म के होते हैं। एक जिनॉन फ्लोरीन, इसमें क्या हो गया XCF2, XCF4, XCF6, ये वाली चीज़ें हो सकती है ना जिनॉन फ्लोरीन में। जिनॉन ऑक्सीजन में क्या हो गया, जिनॉन ऑक्सीजन में हो गया XCO3, XCO4, ओके। जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड, ये कौन सा हो जाएगा XCOF2, XCOF4, ये सारे कंपाउंड्स, ऐसे वाले कंपाउंड्स, ठीक है ना, इस फॉर्म के कंपाउंड्स। तो बस ये वाले कंपाउंड्स आप लोगों ने स्टडी करनी है, XCF2, XCF4, XCF। तो आपको शेप्स इन सब की पता है, ठीक है ना, शेप्स आप इन सभी की जानते हो, ठीक है ना, शेप्स आप सभी लोगों को इनकी पता है। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ हो गई जिनॉन, ये वाले तीन किस्म के कंपाउंड जानने हैं, ठीक है ना आपने। तो इनमें आपको करना क्या क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप ये खुद कर पाओ क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं कर पाओ तो मेरे को बता देना, ठीक है ना, बिकॉज परसों टेस्ट तो लेना ही है, कल मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए इधर क्या करना है आपको, सिंपल सी कहानी करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इधर क्या करना होता है, इधर देखिए क्या है, ये हो गया ना जिनॉन, जितने भी कंपाउंड्स हैं ना जिनॉन, इनमें करना क्या होता है आपको, इनमें सबसे पहले आपको इसकी प्रेपरेशन बतानी है, ठीक है ना, प्रेपरेशन बतानी है और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ बता देनी है, और लास्ट में स्ट्रक्चर। मेन चीज़ भाई स्ट्रक्चर है इधर। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले के करवा दिए, इसके शेप्स और ज्योमेट्रीज वगैरह, शेप्स और ज्योमेट्रीज मैंने आप लोगों को इसकी पहले से करवा दी है, स्ट्रक्चर्स तो वो आपका टॉपिक तो आई थिंक पहले से क्लियर है, बट मैं फिर से करवा दूँगा डिटेलिंग में, ठीक है ना। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं इधर उनको बेनिफिट पता क्या होगा, उनकी इधर रिवीजन होगी, ठीक है ना, उनकी इधर क्या होगी रिवीजन होगी, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको चीज़ पता लगेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, ये मैं स्ट्रक्चर्स करवाऊँगा, आज शायद मैं नहीं करवा पाऊँ, बट कोशिश करेंगे, देखते हैं अभी थोड़ा बहुत जितना समय हमारे पास बचता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में करवाऊंगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखिए आपको पुराने स्टूडेंट्स को ये आता है भाई, पुराने स्टूडेंट्स को ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे आपको मैंने कितनी बार दिया हुआ है भाई, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO4, XCOF2, XCOF4, ठीक है ना। ये सारी मैंने कितनी बार चाहिए, XCO2F2, XCO2F2, ये बहुत बारी मैंने स्ट्रक्चर्स आपको इन सभी के पता है, ठीक है ना। मैंने वेस्पर थ्योरी वगैरह वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है ना। पुराने स्टूडेंट्स की इधर होगी रिवीजन, नए स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पता लगेगा, ठीक है ना। अभी शायद हम कल ही कर पाएंगे ऑल टॉपिक। और प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सिंपल सी कहानी है भाई, आपको सिर्फ प्रेपरेशन पता किसकी करनी है, ये वाली चीज़ होगी, XCO2, XCF2 और XCF4 और XCF6। और प्रॉपर्टीज़ में पता क्या, प्रॉपर्टीज़ में बेटा एक चीज़ याद रख लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी पता क्या होती है, ये जितने भी है ना, ये तो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जितने भी हैं XCF2, XCF4, XCF6, ये क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये वाले जितने हैं ना, ये सारे के सारे हैं क्या, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, इधर सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई इसमें, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। तो देखिए प्रेपरेशन करनी है आपको, XCF2 की प्रेपरेशन करनी होगी, तो आपको खुद बताइए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। एक तो जिनॉन तो चाहिए ही होगा, है ना, जिनॉन तो चाहिए ही होगा ना। तो अभी देखिए जिनॉन अगर चाहिए ही होगा तो देन देखिए एक चीज़ देखिए, जिनॉन अगर चाहिए होगा तो खुद देखिए कि क्या जिनॉन अगर F2 में ले लूँ, एक मैंने लिया दोबारा से F2 ले लिया,
F2 ले लिया। तो अभी देखिए इधर F2 बनाना है, ये अलग अलग है, उधर बुक में नोट्स में अलग दिया हुआ, बट मैं कंसेप्ट के हिसाब से आपको इधर बना रहा हूँ। एक्स ये F4 XeF4 Xe6, एक तो जिनोन चाहिए, एक तो फ्लोरीन चाहिए, जिनोन चाहिए फ्लोरीन चाहिए, जिनोन चाहिए फ्लोरीन चाहिए, ये वाली चीज़ तो है ही। तो अभी देखिए आपको ये बनाना होगा XeF2 बनाना होगा ना, तो आपको पता है कि फ्लोरीन थोड़ा क्या चाहिए, कम चाहिए, फ्लोरीन थोड़ा क्या चाहिए, कम चाहिए। तो इधर क्या चाहिए, आप फ्लोरीन को थोड़ा क्या लोगे, कम लोगे, ताकि F2 बन जाए। अगर ज़्यादा ले लिया मैंने तो F4 बन जाएगा, बिकॉज 4 का 2 से तो ज़्यादा ही है ना। अगर मैंने फ्लोरीन अगर ज़्यादा ले लिया तो मेरा F4 बन जाएगा। तो इसके कारण मैं क्या करता हूँ, फ्लोरीन ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैं क्या जिनोन एक्स में ले लेता हूँ, एक्सेस में ले लेता हूँ, ठीक है ना। जिनोन में क्या ले लेता हूँ, एक्सेस में ले लेता हूँ, ओके। जिनोन में क्या ले लेता हूँ, एक्सेस में ले लेता हूँ, ओके। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए कि जिनोन में इधर क्या ले लेता हूँ, एक्सेस में ले लेता हूँ। तो अभी देखिए XeF4 बनाना है, जिनोन तो अभी देखिए F क्या है, ज़्यादा लेना चाहिए ना, F क्या होना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए। तो मैं क्या लेता हूँ कि इधर ये वाले समझो, इधर 2 मोल्स डालिए मैंने, ठीक है, 2 मोल्स डालिए। तो मतलब क्या हो गया, इसका रेशियो ले लेते हो आप 1:5। मतलब अगर जिनोन क्या होगा, आपने एक पार्ट लिया होगा, फ्लोरीन का क्या ले लो आप 5 पार्ट्स ले लो, ऐसे ऐसे ये चीज़ आप मतलब क्वांटिटी आप देखिए, समझो ये इतना लिया जिनोन आपने, फ्लोरीन इतना सारा ले लीजिए 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। देन क्या हो जाएगा, और अगर आपको 6, इधर फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इधर आप पहले ज़्यादा 3, ये तो बैलेंसिंग के लिए मैं कर रहा हूँ ना, इधर आप ये मत समझो 1:5 रेशियो, ये तो मैं बैलेंसिंग के लिए इधर कर रहा हूँ 1:2, ठीक है, 1:2 ये मोल्स हैं, ठीक है, इतने मोल्स ले रहा हूँ। बट ये अलग चीज़ है भाई, रेशियो अलग चीज़ हो गई है, ठीक है ना, ये अलग सिस्टम है। मतलब इसका मतलब पता क्या होता है कि आपने एक जितना ये लिया होगा ना, उसका 5 टाइम्स आप ये ले रहे हो, ठीक है ना, उतना ये ले रहे हो, 5 टाइम्स ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। जिनोन इधर लेते हो 1:, इधर देखो फ्लोरीन को ज़्यादा ही चाहिए ना, तो इधर लेते हो 1:20 रेशियो, 1:20 रेशियो। तो देखिए अगर आपको F2 बनाना हो, बिकॉज उधर देखिए फ्लोरीन क्या है, थोड़ा कम है ना, तो आप क्या लेते हो, जिनोन एक्सेस में ले लेते हो। फ्लोरीन एक्सेस में इसलिए नहीं लेते ताकि आपका XeF4 ना बन जाए। तो अगर आपको XeF4 बनाना हो तो आप क्या लेते हो, फ्लोरीन एक्सेस में लेते हो। तो 1:5 रेशियो, मतलब जिनोन की 1 होगी तो उसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। मतलब 5 टाइम्स आपने ज़्यादा लेना है, जितना ये लोगे ना जिनोन, उसका 5 टाइम्स आपने फ्लोरीन ज़्यादा लेना है। तो इधर क्या होता है, जिनोन और ये वाला नीचे वाला, इधर क्या होता है 1:20 रेशियो होता है, 1:20 रेशियो। मतलब जितना जिनोन ले रहे हो, फ्लोरीन उसका क्या ले रहे हो, 20 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हो। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये वाली चीज़ समझ आ गई ना। तो प्रेपरेशन बेटा एक एक याद हो जाए ये सभी की, ये तो अच्छे से कोई चक्कर नहीं, आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए अभी प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या करना होता है। प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये सारे के सारे, XeF4 XeF2 XeF4 XeF6, ठीक है ना, ये सारे के सारे हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अभी देखिए ये क्या होता है, इनकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप इन कंपाउंड्स को ना पानी में डालोगे तब क्या होता है, XeF2 XeF4 XeF6 आपने डाल दिया पानी में, हाइड्रोलिसिस की इसकी, मतलब आप इसको तोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पानी। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है पानी की प्रेजेंस में तोड़ना किसी कंपाउंड को। तो अभी देखिए इस कंपाउंड को तोड़ना आपने इन द प्रेजेंस ऑफ पानी। तो अभी देखिए इधर क्या कहानी है, XeF2, पहले खुद दिमाग लगाइए भाई, पहले सोचनी है चीज़, ठीक है ना। XeF2 तो ये वाली चीज़ है, XeF2 ये वाली रिएक्शन सभी के केस में एक साथ करवा रहा हूँ, देखिए सभी में तभी एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। XeF2 और पानी, XeF4 और पानी, XeF6 और पानी। तो देखिए जब मैं XeF2 की इस पानी के साथ रिएक्शन करवाता हूँ ना, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए खुद बताओ क्या क्या चीज़ निकल सकती है। हाइड्रोजन दिख रहा है ना, H, देन आपको क्या दिख रहा है, पानी H दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और फ्लोरीन भी दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इधर एसिड निकल जाएगा मेरा, HF निकल जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन पड़ा हुआ है ना भाई इधर, और फ्लोरीन भी पड़ा हुआ है, HF निकल जाएगा। और बताइए क्या निकल सकता है, देखिए ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन चाहती है क्या है, मैं उड़ जाऊँ भाई, बेचारी उड़ गई, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या हो गई, उड़ गई। देखिए इधर ऑक्सीजन पड़ी हुई थी ना, बैलेंसिंग वगैरह बेटा बाद में करनी है, ठीक है ना। पहले ये वाली चीज़ देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या हो गई, उड़ गई, HF बन गया, तो पीछे क्या बचा हुआ, जिनोन बच गया। तो आपका ये बन जाता है, जिनोन बन जाता है। तो बस ये वाली रिएक्शन है इसकी। अगर XeF2 को आप पानी में डालो तो क्या हो जाता है, जिनोन बन जाता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, उड़ जाती है, और HF बन जाता है। मैंने कैसे कैसे रिएक्शन बढ़ाई आपको, देखिए XeF2 है, उसको पानी में डाला, HF तो बनेगा, बिकॉज एसिड होगा, स्टेबल होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होगा,
एसिड होगा हाइड्रोफ्लोरिक, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है HF होगा वो बन जाएगा, और ऑक्सीजन बच जाएगी, वो उड़ जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा, जिनॉन बच गया। तो बस ये वाली चीज़ होगी। तो HCF4 की हाइड्रोलिसिस करते हो तो थोड़ी इधर क्या हो जाती है, थोड़ा अलग सिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। इधर थोड़ा आपको पता है कि इधर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इधर आपने पानी कुछ ज़्यादा डालना है, देखिए ज़्यादा है ना, ये HCF4 क्या है, ज़्यादा है, तो पानी भी कुछ क्या ज़्यादा डालना पड़ेगा, पानी भी कुछ ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो भाई ये वाली चीज़ इधर क्या हो जाता है, पहले तो बन जाएगा HF। तो देखिए मोल्स वगैरह उधर से देख लेना कितने बैलेंसिंग वगैरह, ठीक है ना, जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उधर से देख लेना। बिकॉज बेटा अगर रिएक्शन बैलेंस करने के चक्कर में आ जाए तो हमारी रिएक्शन इधर हो नहीं पाती है, तो आपको वो प्रैक्टिस कर करके वो करना है, बिल्कुल मैथ है, सिंपल मैथ है, ठीक है ना। HF होगा, HF होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन क्या हो गई भाई, उड़ गई, ऑक्सीजन उड़ गई और HF बन गया। देन क्या देखिए, देन एक और चीज़ देखिए, और क्या क्या बन सकता है, जिनॉन बन सकता है इधर से, है ना, जिनॉन बन सकता है, ठीक है ना। और क्या बन सकता है भाई, अभी देखिए एक चीज़ है, देखिए पानी आपने एक्सेस में डाला था, ठीक है ना, पानी आपने एक्सेस में डाला था, H2O, HF इधर से ये तो बन गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन थोड़ी बहुत थी वो उड़ गई, तो भाई और भी तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती है, बिकॉज ये भी देखिए ऑक्सीजन भी एक्सेस में हो गया ना, तो पानी एक्सेस में डाला आपने, तो ऑक्सीजन भी एक्सेस में हो सकते हैं ना। तो क्या हो सकते हैं, वो जिनॉन के साथ कंबाइन करके HCO3 बना देती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। इधर क्या बनता है, जो ऊपर चीज़ें बनी थी बिल्कुल सेम उसकी तरह बनी, जिनॉन ऑक्सीजन और HF, जिनॉन ऑक्सीजन और HF, बट एक्स्ट्रा चीज़ क्या बनी, जिनॉन का ट्राई ऑक्साइड, जिनॉन का ट्राई ऑक्साइड बना। जिनॉन का ट्राई ऑक्साइड क्यों बना, बिकॉज भाई, बिकॉज क्या हो गया, जिनॉन का ट्राई ऑक्साइड क्यों बना, बिकॉज भाई ऑक्सीजन देखिए पानी आपने एक्सेस में लिया, बिकॉज एक्सेस फ्लोरीन वगैरह जो इसको पिघलाना होगा इसके बीच में, तो क्या वो कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन आधी तो उड़ गई, पानी पानी बन के, ठीक, सॉरी ऑक्सीजन बन के, गैस बन के, तो जो बच गई होगी वो इसके साथ जिनॉन के साथ कंबाइन करी और O3 की फॉर्म में निकल गई। तो अभी देखिए एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, अगर F6 की हाइड्रोलिसिस कर लो, F6 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो इधर क्या करता है, इधर क्या कहानी है, इधर भाई ज़्यादा कुछ नहीं बनता है इधर भाई सिंपल है, ठीक है ना। इधर ये मैं देखो लॉजिकली ऐसे नहीं होता कि एक्चुअली जो मैं बता रहा था, ये पानी आपने एक्स्ट्रा लिया, मैं रिएक्शन समझाने के लिए जो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए वो चीज़ करवा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि इधर ऐसा ही ये इसकी वो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट नहीं है, ये मैं रिएक्शन याद करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो अभी देखिए F6 को आपने डाला पानी में, तो इधर क्या चीज़ बन जाती है, इधर अगर आप डाल देते हो, इधर आपका बन जाता है जिनॉन ट्राइऑक्साइड। पहले तो HF तो बनेगा ही, H होगा और HF तो भाई बनना ही है, बिकॉज ये स्टेबल कंपाउंड है HF, H और F ये तो बनना ही है। पीछे बगैर जिनॉन बच गया और ऑक्सीजन बच गया, तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड आपका बन गया। बस इधर दो ही चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना, और इधर क्या बनती है, दो ही चीज़ें बनती हैं। और इधर एक ये वाली कहानी होती है, जिनॉन, इधर से जिनॉन ट्राइऑक्साइड, इधर देखिए ना ही ऑक्सीजन बनी और ना ही जिनॉन बना, ना ही ऑक्सीजन बनी और ना ही क्या बना, ना ही ऑक्सीजन बनी और ना ही आपका जिनॉन बना, ठीक है ना, जिनॉन फॉर्म में, उस फॉर्म में नहीं बना। तो अभी देखिए ये तो ये फुल हाइड्रोलिसिस। अभी अगर आप HCF6 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपका क्या बन जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा भाई, जितना HCO3 बन रहा था HCO3 नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, वो कुछ और बन जाएगा। जैसे XeF6 में डाल दिया आपने क्या, पानी, तो इधर क्या बन जाएगा, Xe है ना, XeF6 और पानी, XeF6 और पानी। तो अभी इधर देखिए क्या होता है, HF तो बनेगा ही भाई, ये तो है ही, XeF6 तो है ही, ठीक है ना। तो अभी देखिए जिनॉन का क्या बन जाएगा, ऑक्सी फ्लोराइड बन जाएगा, जिनॉन का ऑक्सी फ्लोराइड बन जाएगा। जैसे देखिए उधर तो फुल की थी ना, तो आपका डायरेक्टली XeO3 बन गया था। तो अभी देखिए इधर क्या है, पार्शियल, तो इधर क्या है, XeF6 है ना, इधर क्या है, XeOF4, 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 XeO इसके साथ जुड़ गया और F इसके साथ। पहले देखिए पूरा XeO3 बन गया था, अभी देखिए पार्शियल है, पूरा ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ पाया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एक ऑक्सीजन जुड़ा और बाकी क्या फ्लोरीन जो बच गया, ठीक है ना। बनने 6 ही बॉन्ड थे, एक दो दो इसके साथ बन गए और 4 फ्लोरीन के साथ, पहले कितने बने, 6 बने थे ना, 6 फ्लोरीन के साथ, अभी 4 फ्लोरीन के साथ 2 इसके साथ, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी हो गई। देन देखिए दूसरे तरीके, एक और तरीके से इधर इसकी रिएक्शन हो सकती है, जैसे इधर क्या होगा, थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ जाए इसके, तो इधर क्या होगा, XeO2 F2 और HF तो बनेगा ही। तो बस ये वाली रिएक्शन है थोड़ी बहुत, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, बट वो हम कल करेंगे, बिकॉज लेक्चर हमारा बढ़ चुका है, 1 घंटा 14 मिनट हो चुके हैं, तो वो हम रिएक्शन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।